हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास बिजनेस स्टडी सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मतलब होता है जहां पर कुछ लोग आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक सोसाइटी बिल्ड करते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं, जहां पर वो आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के लिए काम करते हैं, यानी सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और यहां पर किसी भी तरह का कोई मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई काम नहीं किया था। और यहां पर मिनिमम 10 लोग चाहिए होते हैं जो मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चला सकते हैं, जिसकी लीगल एग्जिस्टेंस है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर, जहां पर कम से कम 10 लोग होने चाहिए जो आपस में मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, वो आपस में मिलकर किसी भी गुड्स को एक बल्क में खरीद के लाते हैं, इकट्ठा खरीद के लाते हैं, ताकि सभी को वो सस्ती पड़े। और उस गुड्स को बेचने के लिए, जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया और कंज्यूमर के आने के बीच में बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं, तो उन सभी का जो खर्चा होता है, उन सभी का जो प्रॉफिट होता है वो बीच से हट जाता है और सीधा प्रोड्यूसर से किसे मिल जाता है, कंज्यूमर को। लेकिन इसके लिए क्या कर, कई लोग गलत तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी ना चलाएं, वहां पे मेन मोटिव उनका प्रॉफिट अर्न करना ना हो, इसलिए 1912 के अंदर इसको रजिस्टर कराना जरूरी होता है। और मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। तो आइए इसके फीचर्स और इसके मेरिट्स को हम डिस्कस करते हैं। यहां पर पहले डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग। इट इज द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन पर्सन वॉलेंटरीली एसोसिएट टुगेदर एज ह्यूमन बींग्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्व्स, यानी जहां पर उन सभी को एक आर्थिक मदद मिल सके, आर्थिक सहायता मिल सके, आर्थिक हित को देखते हुए काम किया जाता है। तो इसके फीचर्स हम देखते हैं। पहला है वॉलेंटरीली मेंबरशिप, यानी यहां पर जो भी मेंबर होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, वो अपनी मर्जी से ही यहां पर उसको ज्वाइन करेगा, यानी यहां पर किसी को कोई फोर्स नहीं किया जाता, कोई जबरदस्ती नहीं है। जो चाहता है वो यहाँ पे आके आसानी से ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर कोई रिलीजन, कास्ट, इन सब की मतलब की कैटेगराइज नहीं किया था लोगों को डिफरेंट धर्म में या फिर कास्ट को लेकर। नॉर्मली सभी के लिए ओपन होता है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। दूसरा, इसका लीगल स्टेटस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर इसकी लीगैलिटी है, इसको उसके अंदर रजिस्टर कराना जरूरी होता है। उसके बिना हम इसको नहीं चला सकते। इलीगली अगर मतलब चलाएंगे भी तो वो इलीगल होगा, ठीक है। उसके लिए फिर आपके ऊपर केस होगा। तो कैसे करना होगा इसको, 1912 के अंदर सबसे पहले ही आपको इसको रजिस्टर करा लेना होगा। तीसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो इस चैप्टर को जब भी हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, वहां पे हमने लाइबिलिटी के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लाइबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी, यानी कि जितने आपकी यहाँ पर कैपिटल हो आप डालेंगे, जितनी आपकी फंडिंग होगी, जितना आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, उतने ही आपकी यहाँ पर लाइबिलिटी होगी, यानी उससे ज्यादा आप लायबल नहीं होंगे किसी भी डेट को पे करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल। यहाँ पर कंट्रोलिंग किसकी होगी, यानी सभी मेंबर्स की, यानी जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे सभी वोट डालते हैं और हर किसी का, एक मेंबर का एक वोट होता है। तो यानी यहाँ पर जो कंट्रोलिंग होगी लगभग सभी की होती है, सभी एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं, सभी डिसीजन जो लेते हैं वो एक दूसरे के सलाह के बाद वो फॉर्म कर लिया जाता है, और उसी बेस पे लोग अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करते हैं, चलाते हैं। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव, यानी इसका फीचर एक और है कि इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम चलाते ही क्यों है, मेन इसका मोटिव होता है सर्विस देना, यानी आपस में जितने मेंबर्स हैं वो सभी एक दूसरे के भले के लिए ही ये काम करते हैं, सिर्फ सर्विस मोटिव रहता है यहाँ पर, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके मेरिट्स, यानी इसके क्या क्या फायदे हैं। तो पहला है इक्वल वोटिंग राइट्स, यानी यहाँ पर जितने भी मेंबर होंगे, चाहे ज्यादा कैपिटल लेकर आएगा चाहे कम कैपिटल लेकर आएगा, यहाँ पे जो वोटिंग राइट्स होंगे वो सभी के इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा कैपिटल लेकर आया वो 2 वोट डालेगा, 5 वोट डालेगा, जो कम लाया है वो 1 ही वोट डालेगा, इस तरह से नहीं है, सभी की इक्वल वोटिंग्स है, इसलिए इसका पहला मेरिट है। दूसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी, जैसा हमने यहाँ पे भी इसको देखा था, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है,
यानी इनको सिर्फ अपनी कैपिटल के जितने ही डेट्स पे करना है, उससे ज्यादा डेट्स पे करने के लिए इनके ऊपर फोर्स नहीं किया जाएगा। तीसरा है स्टेबल एग्जिस्टेंस, यानी ये जो बिजनेस है ये आसानी से चलता रहता है, स्टेबिलिटी रहती है, किसी के डेथ होने पर या फिर किसी के पागल होने पर, किसी के निकलने पर ये बंद नहीं होती। हाँ, जब तक खुद से ना जाए, वरना ये लगातार चलती रहती है, कंटिन्यू रहती है। जब तो मेंबर्स रहेंगे वो उसको खत्म नहीं करना चाहेंगे, ये हमेशा रन में रहेगी। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, देखिए हमारी गवर्नमेंट तो जितने भी सर्विस मोटिव के काम होते हैं, जितने भी सोशल वेलफेयर के काम होते हैं, उन सभी को हमारी गवर्नमेंट हमेशा से सपोर्ट करती आई है। तो ऐसे ही एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है जहां पर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है, यानी कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई हेल्प चाहिए, थोड़े पैसे चाहिए, या फिर कोई भी लीगैलिटी होती है, फॉर्म फिल करना या जो भी चीजें होती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जितनी हेल्प हो सकती है गवर्नमेंट उतनी ज्यादा यहाँ पे हेल्प करती है। यानी कि टैक्सेशन में रिलैक्सेशन देती होगी गवर्नमेंट, यहाँ सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करती है, तो इस तरह से गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट रहता है। नेक्स्ट है इजी फॉर्मेशन, यानी इसको बनाने के लिए आपको कोई तीर कमान नहीं चलाना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, नॉर्मल सिंपल सा काम होता है। यहाँ पे 10 मेंबर होते हैं, 10 मेंबर्स आपको मिनिमम चाहिए, 10 मेंबर्स। और इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर आप आसानी से इसको रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन में भी इसकी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, कोई ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये था अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका हमने यहाँ पे देखा फीचर और मेरिट्स। इसके डीमेरिट्स और जो हमारा इसके आगे अगला टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मैक्सिमम इस चैप्टर की अब हमारे 2 लेक्चर्स और बाकी हैं, जिसके बेस पे हमारा सारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी अभी तक मैंने आप लोगों को कराया है इस चैप्टर का, उसको आप लोग रिवीजन करते रहिए, अपनी नोटबुक में इसे नोट करिए। ठीक है, और कोई भी अगर आपके डाउट होते हैं तो डाउट जरूर पूछिए। देखिए, डाउट नहीं होता, अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पढ़ना है, और पढ़ेंगे तो डाउट जरूर निकलेंगे, तो डाउट को जरूर क्लियर करिए ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, अभी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की हमने केस स्टडीज नहीं की है। ठीक है, तो जब जैसे हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश होगा वैसे ही हम फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे। तो जितनी मेन इंपॉर्टेंट केस स्टडीज बन सकती हैं पहले चैप्टर से, दूसरे चैप्टर से, उसको मैं इस चैप्टर को खत्म होने के बाद सबसे पहले केस स्टडी करेंगे। ठीक है।